अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। आज है 5 अगस्त और वैसे तो और भी खबरें हैं 5 अगस्त जुड़ी, लेकिन सबसे अहम खबर 5 अगस्त को पाकिस्तान भर में यौम इस्तेहसाल कश्मीर मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन वो इक़दाम हुआ था जिससे ज़ाहिर है हम उस पर प्रोटेस्ट तब से कर रहे हैं, सालों से। अब सालों से साल भी हो गए इस बात को। आपको ज़रा डिटेल में बताते हैं कि भारत के जम्मू और कश्मीर पर जबरी और गैर कानूनी कब्ज़े और वादी की खुसूसी हैसियत ख़त्म करने के ख़िलाफ़ पाकिस्तान में आज यौम इस्तेहसाल मनाया जा रहा है। और आपको ये भी बताएं कि उधर मकबूजा कश्मीर में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने श्रीनगर समेत वादी के दीगर इलाकों में आज मुकम्मल हड़ताल जो है वो जारी की हुई है। मोदी हुकूमत ने 5 अगस्त 2019 को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और आलमी कवानीन की खुली धज्जियाँ उड़ाते हुए भारतीय आइन की 370 और 35A दफ़ात ख़त्म कर दी थी और इन दफ़ात के तहत मकबूजा जम्मू कश्मीर को खुसूसी हैसियत हासिल थी, जो कि ख़त्म हो गई, जो कि ऑब्वियसली इस बात से ख़त्म होगी। और वफाकी वज़ीर अमूर कश्मीर इंजीनियर अमीर मुकाम का कहना है कि आज के दिन तमाम कौम को सियासी इख्तलाफात को अलग करके यौम इस्तेहसाल में हिस्सा लेना है। हर एक कॉन्सुलेट में, हर एक एम्बेसी में अंदर भी और बाहर भी रैलियाँ निकाले और वाक़या साथ पोस्टर बैनरों के दुनिया के बकाया लोगों को भी अंदाज़ा हो जाए कि 5 अगस्त कौन सा दिन है और इस पर क्या हुआ है। ये कश्मीर के दिन हमारी कोई सियासत की नहीं, ये पाकिस्तान की यकजहती का दिन है। हमारी जिसका जो भी पार्टी हो अपनी अपनी जगह और हमारी सियासत अपनी अपनी जगह, मगर उस दिन में हमें बहैसियत पाकिस्तानी इसका मुजाहरा कर लेना चाहिए। मोदी हुकूमत की शुरू से कोशिश रही है कि किसी तरह मकबूजा कश्मीर की मुतनाज़ हैसियत को ख़त्म किया जाए, लेकिन इसे हमेशा नाकामी हुई है। यहाँ तक कि भारत ने पाकिस्तान से हाल ही में जंग करके भी देख ली है, मगर मसला कश्मीर मज़ीद नुमाया होकर दुनिया के सामने आ गया। मतलब वो तो लेने के देने ही पड़ गए। भारत को एक ना एक दिन तो इसे हल करना ही पड़ेगा। पहलगाम वाक़े के बाद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वाज़ेह तौर पर कहा कि मसला कश्मीर दोनों मुल्कों के दरमियान बरसों पुराना तनाज़ा है। इंडिया अपनी तरफ से इस तनाज़े को ख़त्म कर चुका था। कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म करने के साथ ही मसला ये है कि वो इस तनाज़े को तनाज़ा ही नहीं समझते। वो कहते हैं कि ये हमारी इंटरनल इशू है और इसमें किसी को इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। ट्रंप ने मसला कश्मीर हल कराने में दोनों मुल्कों को मदद की पेशकश भी की थी। मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म करने के बाद भारत ने कश्मीरियों पर जिंदगी और तंग कर दी। खासतौर पर पहलगाम वाक़े के बाद तो और कार्रवाइयाँ तेज हो गई। कश्मीरियों के तमाम बुनियादी हकूक छीन लिए गए हैं। बुज़दिल भारतीय फौज मुहासरे और तलाशी के बहाने कश्मीरियों को चुन चुन कर निशाना बना रही है। अब तक दर्जनों कश्मीरी नौजवानों को जाली मुकाबलों में दहशतगर्द करार देकर शहीद किया जा चुका है और शहादतों की ये दास्तान अब से नहीं चल रही, ये दहाइयों पुरानी है। ये जद्दोजहद लिटरली हम बचपन से देख रहे हैं, लेकिन कश्मीरी बहन भाइयों का हमारे जज्बा ना कभी कम हुआ है ना कभी कम हो सकता है। मतलब इन पे जितना भी जुल्म जबर कर लिया जाए, दुनिया में जहां आपको पता है जुल्म हो रहा होता है, कुछ इस किस्म की चीज़ हो रही है तो कश्मीर का जिक्र ज़रूर आता है, कंपैरिजन ज़रूर आता है। क्योंकि वाकई आपने सही कहा है कि बहुत दिहाइयों से कश्मीर जो है बिल्कुल यही हाल है। और 2019 के इक़दाम के बाद जो हाल हुआ है दैट्स अनदर स्टोरी ऑल टुगेदर, जिसके बारे में हम बात भी करना चाहते हैं। कश्मीरी रहनुमा शमीम शाल ने हमें ज्वाइन की है। सबसे पहले तो आपसे यही पूछना चाहेंगे कि भारत के 2019 के इक़दाम के बाद क्या कश्मीरियों के हालात में कोई फ़र्क आया है, बेहतरी आई है, या हालात पहले से ज़्यादा ख़राब हुए हैं? एक हमें आंखों देखा हाल ज़रा बताइएगा आप। देखिए 2019 का जो बिल्डोज गया है हिंदुस्तान ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन, उसके पीछे जो अज़ाइम थे वो यही है कि मकबूजा रियासत को कन्वर्ट किया जाए हिंदू रियासत में, मुस्लिम मेजॉरिटी रियासत को हिंदुओं में तब्दील करके बाहर से हिंदुस्तानी को वहाँ पर बसाया जाए, उनको डोमिसाइल दिए जाए। और उन्होंने डेवलपमेंट का जो नारा लगाया था वो कॉलोनाइजेशन करनी थी उनको कश्मीर की, और वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा फौजी लाने थे। ये उनके अज़ाइम थे और इसी अज़ाइम के तहत आप देख रहे हैं कि बेतहाशा आज हम देख रहे हैं कितने कत्ल गारत कर रहे हैं, फेक एनकाउंटर्स कर रहे हैं और दिन दहाड़े लोगों को वहाँ पर शहीद किया जाता है जिनकी कोई कहीं से भी सुनवाई नहीं है। ये भारत ने कर दिया कि उस वॉइस को, जो वॉइस कश्मीरियों की थी हक खुद इरादत के, उसको दबाने की कोशिश की है। कश्मीरियों ने बगावत की है
कश्मीर और हिंदुस्तान के गैर जो इखलाकी गैर कानूनी जो इक़दाम है उनके खिलाफ बगावत की है, और इस बगावत का जो उन्होंने वहाँ पर उसको बगावत को ख़त्म करने के लिए खौफ की कैफियत वहाँ तैयार कर दी है कि लोगों को हज़ारों की तादाद में जेलों में बंद कर दिया है, हज़ारों की तादाद में उनको मार रहे हैं और कोई उनको पूछ नहीं रहा है। ये तब्दीली आई है। और दूसरी बड़ी तब्दीली ये आई है कि जेलों में जो लोग हैं उनको वहाँ पर स्लो पॉइजनिंग की जा रही है, आहिस्ता आहिस्ता लीडरशिप को कत्ल किया जा रहा है। वो उनको जब वो बीमार हैं उनको दवाएं नहीं देते हैं, जैसे शबीर अहमद शाह है, यासिर मलिक साहब है, दूसरे मसरत आलम साहब है, आयशा इंद्रावी साहिबा है, और कल हम देख रहे हैं एक नौजवान जिसको उन्होंने जेल के अंदर टार्चर करके मारा है। ये कस्टोडियल किलिंग्स है, ये डेवलपमेंट हुई है, और ये कश्मीरियों को सिला मिल रहा है भारत के खिलाफ पुरअमन जद्दोजहद करने का, जिसका वादा खुद हिंदुस्तान ने किया। अच्छा शमीम साहब, पाकिस्तान की हमेशा यही कोशिश रही है, और आपने जो वादी की सूरत हाल बनी है या है उसके बारे में भी बड़ा अच्छा हमें समझाया है। हमारा कौमी बयानिया यही है कि कश्मीरियों को उनका हक़ मिलना चाहिए, इस मसले का हल मुज़ाकरात के ज़रिए ही होना चाहिए। अभी हाल ही में आपने देख लिया, हम सब ने देख लिया, पूरी दुनिया ने देख लिया रादा कि भारत ने जंगी तरीका आजमाया, एक ट्राई करके देख ली है। सो क्या हम ये उम्मीद रखें कि अब भारत को समझ आ गया होगा कि ना तो जुल्म से ना जंग से ये मसला इन दोनों तरीकों से तो हल नहीं हो सकता? देखिए, हम सबसे ज्यादा मजलूम कौम है, हम सबसे ज्यादा अफेक्टेड पार्टी है कश्मीरी कभी नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान जंग हो। यहाँ की जो आबादी है दोनों ममालिक की वो सफ़र करे, गुर्बत, तालीम और रोज़गार और सेहत जैसे जो मामलात हैं उन पर खर्च किया जाए। लेकिन भारत की जो हेजमनी थी, भारत का जो तकब्बुर और गुरूर था, वो हमेशा ये कहते थे और कहते आ रहे थे मई तक कि हमने जी पाकिस्तान पर हमला करना है, यहाँ से टेररिज्म को स्पॉन्सर किया जा रहा है, कश्मीरियों को तहस नहस करेंगे। और ये किया उन्होंने प्रॉपर्टीज, उन्होंने जायदाद, उन्होंने जॉब्स, उन्होंने सब कुछ तहस नहस किया है। लेकिन इसके बावजूद बार बार पाकिस्तान उनको दावत देता रहा है क्या ये बातचीत करे, मसले का पुरअमन हल जो है, सोल्यूशन जो है वो पुरअमन तरीके से निकालेंगे। उसका तरीका है बातचीत, डायलॉग, एंगेजमेंट। लेकिन भारत को ये ज़म था कि जितना ज़्यादा हम एग्रेसिव रहेंगे इतनी पाकिस्तान की पॉपुलेशन, पाकिस्तान के अवाम, यहाँ के इदारे शायद दब जाएंगे। हमने कश्मीर की आवाज़ दबाई है, लोगों को मारा है, लेकिन उनको अंदाज़ा नहीं था कि जो जवाब उनको यहाँ से मिला है उस जवाब से हिंदुस्तान को अब ये सोचना चाहिए कि जंग तबाही लाएगा उनके लिए, कि इसका यही एक रास्ता है कि आइए बैठे नेगोशिएटिंग टेबल पर डायलॉग के जरिए बातचीत का पुरअमन हल निकालेंगे कश्मीर की जद्दोजहद का। शमीम साहबा, ये भी बताइएगा कि पाक भारत सीज़ फायर पर ये ऐलान खुद अमरीकी सदर ने किया था कि वो कश्मीर का मसला हल कराएंगे, पाकिस्तान और इंडिया को टेबल पर लाएंगे। अमरीका पर इस वादे पर अमल करने के लिए प्रेशर कैसे डाला जाए, और क्या आप समझती हैं कि पाकिस्तान इस सिलसिले में क्या कर सकता है? जंग से बचने के लिए जो सुपर पावर्स ने, खुद अमेरिका ने इंटरवीन किया है, इसको दुनिया ने वेलकम किया है। हमने खुद देखा है, इस वक्त दुनिया इसको अच्छी नजरों से देख रहा है कि पाकिस्तान ने जारहियत नहीं की, हिंदुस्तान ने जारहियत की। इसीलिए जो हिंदुस्तान ने अपना बहुत बड़ा डेलीगेशन भेजा था पार्लियामेंटेरियंस का, उनको कुछ हासिल नहीं हुआ है। उन्हें बार बार कहा गया है कि इतने देर तक जो आपने 35 साल से बयानिया कायम किया था वो झूठा बयानिया था। आपको मिल के बैठना चाहिए नेगोशिएटिंग टेबल पर, कश्मीरियों को, पाकिस्तान को और हिंदुस्तान को, और एक पूरा सोल्यूशन जो है इसको निकालना चाहिए। उसके लिए ज़रूरी है कि जिस तरीके से ट्रंप साहब ने या दुनिया के और ममालिक ने भारत को ये बावर कराया उनके डेलीगेट्स को, और जिस तरीके से हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में कश्मीर के अवाम जिस तरह से उनको बता रहे हैं, बार बार याद दिला रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि आप आइए नेगोशिएट करें, कश्मीरियों के साथ बैठे, एंगेज करें। जंग इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, और ये भारत के लिए बहुत ज़रूरी है, पाकिस्तान के लिए नहीं ज़रूरी है, ये भारत के लिए बहुत ज़रूरी है। भारत को ये समझना चाहिए कि 1.5 अरब आबादी को वो ज़्यादा देर तक झूठे बयाने पर
टाल नहीं सकता। बहुत शुक्रिया आपका शमीम शाल साहिबा। और आप जैसी ख़वातीन से और भी हिम्मत आती है हमें देख के, क्योंकि जब मर्दों को पाबंदे सलासल किया गया तो ख़वातीन ने वो जो जद्दोजहद आज़ादी का अलम है वो थामा और उसको उसी ताकत के साथ आगे बढ़ाया और उसी समझ के साथ, और क्या होना चाहिए, मतलब ऑप्शंस भी दी, सब कुछ बड़ी अच्छी तरह जो है वो ख़वातीन ने लीड की वो तहरीक जो कि हो रही है, जो कि एक्चुअली इट्स स्टिल गोइंग ऑन। और अच्छा जी, अभी हम आगे आज के हवाले से और भी बात करेंगे आगे चलकर, लेकिन आज के हवाले से जी कुछ और भी दिन की इंपॉर्टेंस आप कह सकते हैं। 5 अगस्त आ गया है और पीटीआई का एहतजाजी तहरीक को अरूज पर पहुंचाने का दिन जो है वो आज है। अभी तो शुरू हुआ है दिन। इमरान खान ने 8 जुलाई को पार्टी को हिदायत की थी कि 5 अगस्त को एहतजाजी तहरीक अरूज पर होगी, मगर बाद में फिर कुछ आपको टाइमलाइन दे देते हैं। पार्टी रहनुमाओं के मुतजाद बयानात आने लगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने 12 जुलाई को लाहौर पहुंचकर 90 रोज़ा तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया। अली अमीन गंडापुर के इस ऐलान पर पार्टी के अंदर कन्फ्यूजन पैदा हो गई और उन पर तनकीद भी की गई कि उन्होंने अपनी मर्जी से एहतजाज की तारीख बदल दी है। अली अमीन गंडापुर ने इनफैक्ट इसकी वजाहत भी की, सुनिए। 5 अगस्त का था कि 5 अगस्त तक एक नया अमल बनाना है और उसको पीक पे लेके जाना है, क्योंकि पिछली दफ़ा जो हमने एहतजाज किए, पाकिस्तान की तारीख सबसे बड़े एहतजाज किए, तो आखिर में हमें गोलियां मारी गई, हमारे लोगों को शहीद कर दिया, गोलियां मार दी गई हमें। तो उसके बाद अब नया अमल बनाकर हम ऐसा करेंगे कुछ कि उसको 5 अगस्त तक पीक पे ले जाएंगे अपने पॉलिटिकल तरीक़ाकार से, अपने आइन और कानून के अंदर रहते हुए। उसके बाद 5 के बाद हमने क्या फैसला करना है, वो हमने 5 को पीक का कहा है। हमने कोई ये नहीं कहा कि 5 कोई डेडलाइन है। मैंने जो 90 दिन का कहा है वो अपने लिए कहा है कि इमरान खान साहब ने हमेशा 90 दिन को एक टारगेट रखा कि 90 दिनों में हम कर सकते हैं कुछ। अपने टारगेट रखे हमने अपने लिए कि 90 दिन में अब हमने फैसला करना है कि यार इस मुल्क में क्या सियासत करनी भी चाहिए, ये कैसी सियासत है इस मुल्क के अंदर, ये क्या हो रहा है हमारे साथ। और अगर नहीं है तो हम फैसला करेंगे कि सियासत करनी है या सियासत से तो काम नहीं बनता। तो सियासत से काम नहीं बनता तो फिर वो जो अमल आपके सामने आएगा तो हम आपको बता देंगे इंशाल्लाह। तहरीक इंसाफ के रहनुमा एहतजाज की बात तो करते रहे हैं, लेकिन कोई वाज़ेह मुतमिल सामने नहीं आ सकी है। बाद में पीटीआई के रहनुमाओं की तरफ से कहा गया है कि एहतजाजी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से चलाई जाएगी। कल तक भी पार्टी रहनुमा किसी एक नुक्ते पर मुत्तफ़िक नहीं हुए थे। कल पार्टी के सीनियर रहनुमा इस्लामाबाद में जमा हुए मगर कोई फैसला सामने नहीं आया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एहतजाज के सवाल पर पीटीआई रहनुमा मानी खेज मुस्कुराते रहे। पार्टी चीफ व्हिप आमिर डोगर ने भी बज़ाहिर जानी छुड़ाई इस बात से। आप हैं, आमिर डोगर साहब हैं, खोसा साहब हैं, आदिल बदाई हैं, जट साहब हैं, सारे लोग इस्लामाबाद के तो कल कहाँ एहतजाज कर रहे हैं? या पार्लियामेंट इस्लामाबाद में इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, आपको कल पता लग जाएगा। अच्छा, शायद ये वैसे अजीब सी ही स्ट्रेटजी होगी, लेकिन जिस तरह वो कह के निकल गए कि जी इस्लामाबाद में और कल ही पता चल जाएगा, मे बी दे जस्ट डोंट वांट anybody to know except of course उनके कारकुन। होपफुली उनके कारकुनों को जरूर पता होगा कि जमा कहाँ होना है। प्लान एट ऑल। सो जब ये नहीं समझ आता है, जब बानी पीटीआई इतनी लंबी ट्वीट्स कर रहे होते हैं, एक्स पर अपने पैगामात शाया कर रहे होते हैं और इस तरह के ऐलानात कर रहे होते हैं, तो उनकी पार्टी रहनुमाओं से कोई मुशावरत नहीं है, तो फिर उनकी बात झूठी पड़ती है ना, उनकी बात का वजन कम होता है। जाहिर है अगर इस पार्टी का जो कहते हैं कि जी बड़ी पॉपुलर है, हाँ, लेकिन पार्टी लीडरशिप को बात ये रियलाइज करनी चाहिए ना कि हमारे जो लीडर हैं उनकी बात इस तरह बिल्कुल मध्यम ना पड़ जाए, बिल्कुल वजन ही ना रहे उनकी बात में, तो लिहाजा दे शुड आल्सो पुल अलोंग। बिल्कुल वो चोर आया या शेर आया वाली कहानी, शेर आया वाली कहानी हो गई है ना कि अब ये होगा, होता फिर कुछ नहीं है। अच्छा, सो देयर शुड बी अ कोहेरेंट स्ट्रेटजी और कोई कम्युनिकेशन होनी चाहिए। लेट इन द डे फॉर दैट। इन एनी केस आपको बताएं कि ज़राए का कहना है कि पार्टी के सीनियर अरकान ने फैसला किया है कि तमाम अरकान कौमी असम्बली और सेनेटर्स आज अडयाला जेल के बाहर एहतजाज करेंगे। अब ये भी ज़राए हैं जो सारी चीज़ें बता रहे हैं और हुकूमत भी सूरत हाल पर पूरी नज़र रखे हुए है। मुमकिन एहतजाज के बायस अडयाला जेल के बाहर आज सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है और वफाकी हुकूमत ने, इस्लामाबाद और पंजाब हुकूमत ने पूरे सूबे में दफ़ा 144 नाफिज कर दी है। हुकूमत किसी तरह भी पीटीआई को रियायत देती दिखाई नहीं देती। सुनिए। जो गुरीला जंग लड़ने लगे हैं वो सियासी जमात है, जो गुलेले लेकर जो गने लेकर आते हैं वो सियासी जमात है।
सियासी जमात को पाकिस्तान के अंदर सियासत करने से कोई नहीं रोकता, ना रोक सकता है, लेकिन एक दहशतगर्द जमात को सियासी जमात के रूप में पाकिस्तान का अमन व अमान तबाह करने की इजाज़त नहीं है। 16 दिसंबर हो, सकूत ढाका, उस दिन जो है वो एक जो है वो बंदा चढ़ गया था कंटेनर के ऊपर और उसने कॉल दे दी थी सिविल नाफरमानी और पाकिस्तान बंद कर दो। अब 5 अगस्त जो है जो फिर यौम इस्तिसाल, और इसके अपने दौर में ये इस्तिसाल कश्मीर का जो है वो अंधोनाक वाक़या हुआ, उसको जो है वो करने की बजाय कल दोबारा से फितना फसाद की कॉल दी गई है। तहरीक इंसाफ ने कोई 1 माह पहले एहतजाजी तहरीक उरूज पर ले जाने का ऐलान किया था, मगर तहरीक का उरूज पर पहुंचना तो दरकिनार, पार्टी फैसला ही नहीं कर पा रही है कि करना है क्या। लगता नहीं है कि खैबर पख्तूनख्वा के अलावा PTI कहीं भी कोई भी मौसर एहतजाज कर पाएगी। सो ये है सूरत। क्योंकि ये बात हम बार बार इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपको नहीं अनयूजुअल लग रही कि एक्चुअली नहीं पता कि क्या होने वाला है। डेट का पता है और डेट की कन्फ्यूजन के बाद भी चलो एक दिन मिल गया कि 5 अगस्त है, लेकिन व्हाट नेक्स्ट, वेयर इज एवरीबॉडी गेटिंग, व्हाट इज हैपनिंग। बहुत शुक्रिया अरशद साहब, आपने हमें वक्त दिया। आपकी ज़ाहिर है खबरें भी होती हैं आपके पास, आपका तज्जिया भी है। अरशद साहब, वैसे तो जो हालात हैं वो सबके सामने ही हैं। हाल ही में आपकी वज़ीर आला से एक मुलाकात भी हुई थी, तो पहले वही सवाल पूछ लेते हैं जो सब पूछ रहे हैं। तो क्या गंडापुर साहब को अपना ओहदा जाता हुआ नज़र आ रहा है? क्योंकि दोबारा ये खबरें गर्दिश कर रही थी कि बानी PTI उनकी कारकर्दगी से इंतहाई गैर मुतमईन है। जी बिल्कुल, मेरी मुलाकात हुई वज़ीर आला साहब से और काफ़ी तवील मुलाकात थी और उसमें बहुत सारे इश्यूज़ पर बात हुई। मैंने उनसे यही क्वेश्चन भी पूछा और ऑन द कैमरा भी पूछा और बग़ैर कैमरे की भी मेरी उनसे जब बात हुई तो, लेकिन वो बड़े कॉन्फिडेंट थे। उनका ख्याल था, उनका कहना भी ये था कि कोई ऐसी बात नहीं है, ये पार्टी के अंदर जो लोग हैं वो ही ये साजिशें करते हैं और उनका यही होता है कि कोई ना कोई बात ऐसी कर दी जाए जिससे यहाँ पे हुकूमत को थोड़ा सा नुकसान दिया जाए या उसको डिस्टेबलाइज़ किया जाए। तो वो कह रहे थे, उनका कहना ये था कि जी 2 मामलात हैं, एक तो हुकूमत चलाना है जो कि ज़िम्मेदारी है एज ए वज़ीर आला उनकी, दूसरी जो एहतजाजी तहरीक है उसको भी वो साथ साथ चला रहे हैं। अब उनका ये कहना था कि जो हुकूमती मामलात हैं उसके अंदर वो, चूँकि ये मैंडेट जो है इमरान खान साहब का है, हुकूमत इमरान खान साहब की है, लिहाजा हमारी पॉलिसियाँ भी वही इमरान खान साहब की हैं। तो उनका ये कहना था कि मैं उन पे अमल कर रहा हूँ, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि उनकी जो पॉलिसियाँ हैं उनसे हट कर हो। अमन व अमान के हवाले से भी उनका यही कहना था कि जो बात आई उन तक कि जी अमन व अमान के हवाले से, तो उन्होंने कहा कि मैं तो पूरे सूबे में ऑपरेशंस के ख़िलाफ़ बात कर रहा हूँ, बल्कि मैं कह रहा हूँ कि देखें जिरगे बनाएं। और अब हमने बाजोड़ में, मोमन में, खैबर में, औरकज़ई में, साउथ वज़ीरिस्तान में जिरगे बनाए हैं और पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है कि लोकल जो जिरगे हैं वो ख़ुद जा रहे हैं जो दहशतगर्द हैं उनके पास कि भाई आप लोग इस इलाके से निकल जाएं, अगर आप लोग नहीं निकलेंगे तो फिर हम कार्रवाई करेंगे। तो उनका कहना था कि मैं तो सारी आवाम को साथ लेके चल रहा हूँ। अच्छा, तो फिर अब क्या हम एक्सपेक्ट करें? आप तहरीक इंसाफ की इस मुहिम की बात करते हैं जो आज ऑब्वियसली अनाउंस भी हुई है, आज शुरू भी हो रही है। पार्टी तवक्कुआत क्या रखती है, क्या एक्सपेक्टेशन है और एग्जैक्टली उन्होंने प्लान क्या किया हुआ है, क्या हासिल करना चाहते हैं? देखें, यहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा में फ़ैसला ये हुआ कि अली अमीन गंडापुर साहब को वज़ारत आला पे फोकस करना चाहिए। पार्टी की सदारत जो है जुनैद अकबर को दी गई, लेकिन जब से जुनैद अकबर आए हैं पार्टी की कोई भी हमें यहाँ एक्टिविटीज़ नज़र नहीं आ रही। यानी कहा यह जा रहा था कि जुनैद अकबर आएंगे तो पार्टी को मज़ीद फ़ाल करेंगे और वहाँ पे मुज़ाहरों की बात हुई या जो भी एहतजाज होगा वो उसको लीड करेंगे। अब आज 5 अगस्त है और इमरान खान साहब ने कहा था कि 5 अगस्त को एहतजाजी जो सिलसिला होगा उसकी पीक होगी, लेकिन मामला ये है कि यहाँ तो एहतजाज नज़र ही नहीं आ रहा। आज जो है पेशावर के अंदर जो रैली निकाली जा रही है वो वज़ीर आला साहब जो हैं उसको लीड कर रहे हैं और वो एक जगह से शुरू होगी, हमारे हैदराबाद के करीब टोल प्लाज़ा है वहाँ से शुरू होगी और किला बालाहिसार जो है असम्बली के करीब वहाँ पे आगे ख़त्म हो जाएगी। तो मामला ये है कि
जो एहतजाज की बात हो रही थी, इस्लामाबाद पे चढ़ाई की बात हो रही थी, इस्लामाबाद पे हमले की बात हो रही थी, वो मामला ख़त्म हो चुका है। अब सिर्फ जो एहतजाज है वो डिस्ट्रिक्ट की सतह पे, तहसील की सतह पे वो रैलियों की सूरत में निकल रहा है। तो खैबर पख्तूनख्वा में तो इसी तरह है कि मुख्तलिफ़ शहरों और कस्बों में छोटे छोटे जो मुजाहरे या जिसे आप रैलियाँ कह लें वो हो रही हैं। तो कोई ऐसा मामला नज़र नहीं आ रहा कि कोई बहुत बड़ा एहतजाज होगा जिससे हुकूमत पर दबाव पड़ेगा और इमरान खान साहब को या बानी को रिहा किया जाएगा। तो ऐसा कोई महसूस नहीं हो रहा और पार्टी इतनी फ़ाल नज़र नहीं आ रही। चलिए ये भी फिर ठीक ही बात होगी कि वो रोड ब्लॉक्स और भी बहुत कुछ होता है साथ साथ। ऐसी बड़ी अगर बहुत बड़ी कोई मुहिम हो तो वो एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा है, क्योंकि जिस तरह आप बता रहे हैं कि छोटी छोटी रैलीज और गैदरिंग्स मुल्की और अडियाला जेल के बाहर क्या सूरत बनती है वो भी अभी पता लगी जाएगा, वो भी पता चली जाएगा आज टाइम पासेस। अच्छा अब ये बताइएगा अरशद साहब, तहरीक इंसाफ बतौर एक बड़ी सियासी पार्टी है ज़ाहिर है, और बड़ी सियासी पार्टियों में फड्डे भी होते हैं, अंदरूनी मसाइल होते हैं जिसका हम अक्सर ही जिक्र करते रहते हैं। इनके ज़रा बहुत ज़्यादा हैं लेकिन ज़ाहिर है हालात भी टफ़ हैं। अब ये मसाइल हल करना, इसकी जिम्मेदारी किसी को तो लेनी पड़ती है। इस वक्त पार्टी में आपको कोई ऐसा नज़र आता है जो सब ठीक कर सके? अली अमीन गंडापुर से पार्टी की सदारत ली गई, जुनैद अकबर साहब आए, उम्मीद थी कि कुछ जान डालेंगे, वो भी कुछ नहीं कर सके। तहरीक इंसाफ का मामला ये है कि इसके अंदर काफ़ी ग्रुप्स हैं। अगर आप देख लें तो अली अमीन का अपना एक ग्रुप है, अगर आप देख लें असद कैसर को उसका अपना ग्रुप है, जुनैद अकबर है उसका अपना ग्रुप है, इसी तरह आतिफ खान है, शाहराम है। इस पार्टी के अंदर मामला ये है कि कोई किसी को अपना कायद नहीं मानता, मिसाल किसी को अपना मशर या बड़ा नहीं समझता। और इमरान खान साहब के अलावा ये लोग सारे आपस में ही लड़ते रहते हैं। एक ही शख्सियत है, वो बानी की शख्सियत है जिस पर ये तमाम इत्तेफाक करते हैं। वरना अगर आप नजी महफिल में इनसे बात करें या उस तरह बात की जाए तो ये एक दूसरे के बड़े ख़िलाफ़ हैं और ये किसी की भी उस तरह सदारत को या वज़ीर आला उस तरह के ओहदों को ये तस्लीम ही नहीं करते। इनकी इतनी चपकलश है आपस में, तो कोई ऐसी शख्सियत नज़र नहीं आ रही कि जो इनको मुत्तहिद कर सके। जहाँ पे भी ये बैठते हैं दूसरे के ख़िलाफ़ बात करते हैं। और इमरान खान साहब भी माजी में भी हमने देखा उन्होंने भी कभी इनको नहीं रोका। यानी माजी में हमने देखा कि ये लोग एक दूसरे के ख़िलाफ़ बयानबाजी करते थे और जब हम इमरान खान साहब से पूछते थे तो वो मुस्करा देते थे कि हाँ ठीक है, आपस में वो कर रहे हैं तो कोई बात नहीं है, ये चलता रहता है। तो वो भी इसको लाइट लेते हैं। और उन्होंने भी किसी को देखे ना, अगर बैरिस्टर गौर साहब को उन्होंने चेयरमैन बनाया है तो इख्तियार तो उनके पास भी नहीं है। तो इमरान खान साहब भी किसी को इख्तियार नहीं देते और जब वो इख्तियार किसी को नहीं देंगे तो कौन अपना इख्तियार जो है एक्सरसाइज कर सकेगा, कौन सबको पार्टी डिसिप्लिन के अंदर लाएगा। तो ये एक मामला चल रहा है पार्टी के अंदर। बहुत शुक्रिया अरशद अजीज़ मलिक हमसे बात करने का। बड़ा इंटरेस्टिंग जो है वो आपने पर्सपेक्टिव, मामला ज़रा गंभीर भी है और लेकिन फिर वो यू कैन कनेक्ट द डॉट्स फ्रॉम द पास्ट एज वेल। जिस तरह के मलिक साहब अभी बता भी रहे थे कि खान साहब ने भी कभी ये जो छोटी छोटी लड़ाइयाँ हो जाती हैं पार्टी के अंदर जो लीडर्स की एक दूसरे से नहीं बनती, खान साहब ने भी उस चीज़ को कोई ख़ास रिजॉल्व करने की लिफ्ट नहीं कराई। ही वाज लाइक ऐसा हो जाता है, वो ज़्यादा कॉन्क्रीट होती जा रही हैं चीज़ें, ज़्यादा मजबूत हो गई हैं और खान साहब उधर है नहीं, तो हटे हुए हैं इसलिए सो दे आर मच बिगर। पेशावर में क्या प्लान है आज रैलियों का, एहतजाजी तहरीक के सिलसिले में? क्या हम आगे चलकर जानेंगे, लेकिन अभी एक ब्रेक लेनी है और ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। गुड मॉर्निंग। आज मुल्क भर में यौम इस्तेहसाल कश्मीर मनाया जा रहा है। सिलसिले में रैलियां हो रही हैं, तकरीबात हो रही हैं, आपको अपडेट करते रहेंगे। We'll take you to a few, खासतौर पर जो इस्लामाबाद में इस वक्त हो रही है। लेकिन उससे पहले बड़ी इंपॉर्टेंट कुछ बातें जो आज हमारा एक सेगमेंट है जियो कौमी हीरो के नाम से, जो हमने अगस्त में ही शुरू किया। एक्चुअली अगस्त के महीने में हम रोज़ाना आपकी मुलाकात उन कौमी हीरोज से करवा रहे हैं जो कि हम सब के लिए मिसाल हैं। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि आज जिस हीरो से हम आपको मिलवाने जा रहे हैं उनका कारनामा जो है वो सीधा दिल को छू लेता है, जिसके लिए वाकई बड़ा हौसला चाहिए। इसकी मिसाल हमारी नज़र से तो नहीं गुजरी, हमारे मुशाहिदे में नहीं आई। डॉक्टर महर अफरोज़ से हम आपकी मुलाकात कराएंगे। वैसे नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, माहिर अमराज गुर्दा हैं, अपनी फील्ड में टॉप पर मानी जाती हैं। लेकिन आज हमारे साथ डॉक्टर साहिबा एक
मिसाल के तौर पर मौजूद हैं, एक माँ की हैसियत से, और एक ऐसी मिसाली माँ की हैसियत से मौजूद हैं जिन्होंने वो कारनामा लिटरली सर अंजाम दिया है जो बड़े बड़े सोच कर लरस जाए। मुश्किल है सोच। कुछ अरसे पहले डॉक्टर साहिबा के इकलौते बेटे डेंटिस्ट्री के तालिब इल्म 23 साला सुल्तान जफ़र एक रोड एक्सीडेंट का शिकार हुए, शदीद ज़ख्मी हुए, अस्पताल पहुंचाया गया, जहां कई दिन मुसलसल कोशिश के बावजूद इनकी हालत में बेहतरी नहीं आ सकी। फिर वो मौका आया जहां डॉक्टर्स ने बता दिया कि अब हमारे इख्तियार में कुछ नहीं रहा। ये वक्त किसी के लिए भी आसान नहीं होता, और डॉक्टर महर के लिए भी ज़ाहिर एक बहुत ही मुश्किल घड़ी थी। वो ख़ुद एक सिंगल पेरेंट भी हैं, उनके शौहर और सुल्तान के वालिद कुछ साल पहले ख़ुद भी इंतकाल कर चुके हैं। ऐसे हालात में, ऐसी जहनी कैफियत में डॉक्टर साहिबा ने एक ऐसा फ़ैसला किया जो गैर मामूली था, जो एक इंतहाई बहादुर, इंतहाई गैर मामूली शख्सियत ही कर सकती थी, एक हीरो ही कर सकता था। उन्होंने अपने बेटे के दोनों गुर्दे अतिया कर दिए और ट्रांसप्लांट के मुंतज़िर 2 लोगों की जान बचा ली। हु कैन थिंक ऑफ दैट? ये एक एग्जाम्पल जिसकी हम बात कर रहे हैं वो ये एग्जाम्पल है, और इस इशू पर हम पहले भी बात करते रहे हैं, बताते रहे हैं कि अज़ा अतिया करना कितने लोगों की ज़िंदगी बचा सकता है, ख़ास तौर पर कैडेवर डोनेशन कितनी अहम है। माहिरीन कहते हैं कि एक शख्स अपने तमाम अज़ा अतिया कर दे तो 8 लोगों की जान बचाई जा सकती है। पता है हमारे लिए ये बयान करना भी मुश्किल है, और यू कैन सी हमारी क्या कंडीशन और हमारा क्या इमोशन है इस वक्त। मतलब बीनाई दी जा सकती है, दीगर आज़ा अतिया किए जा सकते हैं। डॉक्टर साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, और अभी 1 हफ्ता भी नहीं हुआ है इनके बेटे के इंतकाल को। डॉक्टर साहिबा सबसे पहले तो आप हमारी कंडोलेंस प्लीज़ एक्सेप्ट करें, हमारी टीम की तरफ से, हमारी तरफ से जो आपको देख रहे हैं। आप कैसी हैं? हर हाल में अल्लाह का शुक्र है, उसके आगे हम बेबस हैं। बेशक ऐसा ही है। डॉक्टर साहिबा बहुत मुश्किल है इसके बारे में बात करना, हमारे लिए मुश्किल है, हम सोच सकते हैं आपके लिए कितना मुश्किल होगा। तो लेट्स कम डाउन टू द कैडेवर डोनेशन। ये सोच, क्योंकि इस ऑब्वियसली जो एक्सीडेंट हुआ आप इसके बारे में तो सोच भी नहीं सकती थी, लेकिन जब हो गया तो इतनी प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना कि हम ये करेंगे, ये कैसे हुआ? जिस वक्त सुल्तान, जाहिर सी बात है इंसान को आखिरी लम्हे तक उम्मीद रहती है, ज़िंदगी की आस, ख़ास तौर पे अपने प्यारों की ज़िंदगी की आस इंसान आखिरी वक्त तक रहती है। जिस वक्त डॉक्टर्स ने ब्रेन डेथ अनाउंस की कि मतलब उसके दिमागी तौर पे उसकी मौत हो चुकी है, लेकिन सपोर्ट के सहारे उसकी सांस और उसका दिल चल रहा है, तो इस चीज़ को उस लम्हे ख़ुद मेरे लिए भी कबूल करना बहुत मुश्किल था। उसको एक्सेप्ट करना मेरे लिए भी, मैंने भी नहीं किया था इस बात को एक्सेप्ट लेकिन ये वो लम्हा है मैं अपनी ज़िंदगी में बार बार एक्सपीरियंस करती हूँ। ऑफ कोर्स हम खुद बहैसियत डॉक्टर, मैं खुद मैंने बारहा मरीज़ों के अटेंडेंट्स को, लवाहिकीन को बारहा इस चीज़ की काउंसलिंग मैंने ख़ुद की है। तो जब मुझे ये चीज़ खुद बताई जा रही थी तो उस घड़ी मुझे भी इसको कबूल करना बहुत मुश्किल हो रहा था, और मुझे भी ये था कि नहीं, कोई मुआवजा हो ही जाएगा और शायद ये चीज़ वापस हो ही जाएगी। फिर मैं बहुत गौर से अपने बेटे के चेहरे को देखती रही। उसकी दोनों बहनें रो रही थी, हम तीनों फैमिली मेम्बर्स की आंखों में आंसू थे। फिर मुझे हुआ कि नहीं, इस दुनिया से तो जाना ही है सबको। सुल्तान चला गया, बहुत जल्दी चला गया। उसने अपने वालिद की जगह लेनी थी। उसने मुझे कहता था वो मेरा सहारा बनेगा, लेकिन वो इस दुनिया से बहुत जल्दी चला गया। मैंने कहा कि कबूल करना ही पड़ेगा, अल्लाह के आगे सर झुकाना ही पड़ेगा। यहाँ वो चला गया, इस दुनिया में नहीं रहा, अब मुझे ये मानना ही पड़ेगा। चाहे मैं इस बात को 2 दिन बाद मानूँ, 24 घंटे बाद मानूँ या 1 घंटे बाद मानूँ, लेकिन ये हकीकत है, अब वो नहीं रहा। वो काउंसलिंग जो मैं दूसरे अटेंडेंट्स को इस मौके पे करती थी, वो मुझे ख़ुद को भी इस वक्त करनी पड़ेगी। इस हकीकत को मुझे कबूल करना पड़ेगा।
बस वो लम्हा था कि मैंने कहा कि शायद कुछ और भी हो सकता है, चूँकि मतलब ये सिनेरियो तो नया नहीं था मेरे लिए। जब मैंने इस हकीकत को कबूल किया तो फिर हाँ कि ये चीज़ भी हो सकती है। डॉक्टर साहब टेक योर टाइम अ लिटिल बिट, क्योंकि यहाँ हम ये ज़रूर बात करें, ये सुनना भी इतना मुश्किल है। यकीनन आप लोगों की भी यही कैफियत होगी कि एक तो इस मरहले से गुजरना और उसके बाद कुछ ऐसे फैसले करना जो कि बहुत कम लोग और माएँ ख़ास तौर पे मतलब उस तरफ जाना ही, हाउ प्रैक्टिकल शुड अ पर्सन बी कि उस मोमेंट पे भी वो ये सोच ले कि किसी का भला तो होना चाहिए। और सदका जारिया है, सदका जारिया है। जब तक वो लोग जिंदा सलामत सांस लेते रहेंगे, जिनको किडनीज अतिया की हैं सुल्तान ने, वो उनके लिए भी सदका जारिया का बाइस बनेंगे। लेकिन बहैसियत माँ ये फैसला करना और उस लम्हे में करना जब आपका जवान बच्चा अभी डॉक्टर्स ने उसकी मौत डिक्लेयर की हो, ये बहुत हिम्मत का काम है। डॉक्टर साहब ये फैसला कैसे किया? मतलब क्या आपका हम ये पूछ सकते हैं आपसे कि क्या सुल्तान की जिंदगी में जिस तरह आपस में लोग बैठ के बात कर लेते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली इस किस्म के एग्जांपल्स एग्जैक्टली इस किस्म के तो हमने वैसे कभी नहीं सुने, लेकिन लोग डोनेशंस करते हैं, अतिया करते हैं, कभी कोई ऐसी बात हुई थी आपकी? सुल्तान जब वो ओ लेवल में थे तो उन्होंने SIUT में वॉलंटियर प्रोग्राम होता है ओ और ए लेवल के जूनियर स्टूडेंट्स के लिए, उसमें वो मुख्तलिफ चीज़ें दिखाते हैं, किडनी डिजीज़ के पेशेंट्स दिखाते हैं, डिसीज़्ड ऑर्गन डोनेशन पे भी बात करते हैं SIUT में, और डायलिसिस के पेशेंट्स, ट्रांसप्लांट के पेशेंट्स से उनका एक्सपोजर करवाते हैं। सुल्तान ने भी ये प्रोग्राम अटेंड किया था अपने ओ लेवल में, लेकिन उस प्रोग्राम को अटेंड करने के बाद जब उसने मुझसे बात की तो उसने मुझे कहा कि अम्मी मैं नेक्स्ट ईयर इस प्रोग्राम को नहीं करूँगा, क्योंकि मुझसे डायलिसिस के पेशेंट आपके देखे ही नहीं जाते। मतलब उनकी ज़िंदगी इतनी मिजरेबल है कि हफ्ते के 3 दिन उनको पूरा ब्लड एक मशीन में डालना, फिर वापस। तो मुझसे तो नहीं देखा जाता, पता नहीं आप कैसे देखती हैं ये चीज़। तो मेरे बस में हो तो मैं अपना एक गुर्दा तो इनको दे ही दूँ। तो मैं कहा कि ये क्योंकि हम लोग डिसीज़्ड ऑर्गन डोनेशन की कैंपेन तो हमारी है, लेकिन लोगों में चूँकि आगाही नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, तो इसमें डोनेशन तो पता नहीं कितनी हुई है। लेकिन हमारा जो ट्रांसप्लांट प्रोग्राम है वो लाइव रिलेटेड है कि जिनका करीबी रिश्तेदार ही गुर्दा दे सकते हैं, जिनको गुर्दे की ज़रूरत है। तो मैं कहा कि बेटा हमारे यहाँ तो लाइव रिलेटेड है, और अल्हम्दुलिल्लाह और दुआ है कि किसी हमारी फैमिली में किसी को ये चीज़ ना हो। तो ये बस एक सरसरी सी बातचीत ही थी ये, मतलब कोई बहुत उसने कोई ये नहीं कहा था कि नहीं, जाहिर सी बात है उसको भी तो नहीं मालूम था कि वो इतनी जल्दी दुनिया से चले, हमें भी नहीं मालूम था, कि किसी को भी नहीं पता था। तो जाहिर सी, और इस एज में कोई, इस उम्र में कोई वसीयत भी नहीं करता, लोग तो आखिरी उम्र में भी नहीं करते। तो जाहिर सी बात है इस हवाले से बस यही एक सरसरी बात थी जो मेरे जहन में आती है। फिर आपने उसने कहा था, फैसला किया, आपके जहन में ये बात आई, आपकी बच्चियों से आपने मशवरा किया? मैंने बच्चियों से मशवरा नहीं किया था, नहीं फैसला था नहीं, क्योंकि उनको ये चीज़ एक्सप्लेन करना उस वक्त मेरे बस की बात नहीं थी। मेरी बच्चियां भी लेकिन उनको भी इस चीज़ की अवेयरनेस तो है, इस चीज़ की आगाही तो है, क्योंकि वो भी SIUT के वॉलंटियर प्रोग्राम। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने फैसला कर लिया, जाहिर है आपके साथ जो सानिहा हुआ है उसका तो कोई नेमुल बदल नहीं हो सकता, लेकिन हाउ डज इट फील नाउ, ये फैसला करने के बाद, ये सोच कर कि सुल्तान तो चले गए इस दुनिया से, लेकिन उनकी बदौलत, उनकी वजह से 2 लोगों की ज़िंदगी बेहतर होगी, वो जी सकेंगे? यही तो एक चीज़ है जो सुल्तान का गम हल्का तो नहीं हो सकता। अभी भी ऐसा लगता है कि वो आवाज़ देगा अम्मी फ्राइज़ बना दें, अभी भी आवाज़ देगा कि अम्मी मैं जा रहा हूँ, अम्मी मैं आ गया। ये गम हल्का तो नहीं हो सकता, ये तो ज़िंदगी भर साथ रहेगा। लेकिन एक ये एहसास कि हाँ
उसकी बदौलत जिन लोगों को लगे उनकी दुआएं, उनके मैसेज मैंने पढ़े, उन्होंने मुझे मैसेज किए थे, तो उसकी बदौलत उसकी आखिरत का सफ़र आसान हो गया होगा। बस ये एक सोच है, क्योंकि अब जाहिर सी बात है वो इस दुनिया में नहीं रहा। जब तक वो इस दुनिया में था तो उसकी हर चीज़ की, उसकी हर खुशी, माँ हर चीज़ करती है अपने औलाद के लिए, उसको खुशी, उसको हर खुशी प्रोवाइड करने के लिए और माँ हर चीज़ करती है, उसको हर गम से बचाने के लिए, हर चीज़ से बचाने के लिए इस दुनिया में माँ बहुत जद्दोजहद करती है। हर पेरेंट्स बहुत जद्दोजहद करते हैं। हर पेरेंट्स, हर माँ, हर बाप ये चाहता है कि उसकी औलाद उससे बहुत आगे जाए। लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं रहा, तो उसका जो आखिरी सफ़र शुरू हुआ है उसमें उसके लिए आसानी हो। अब तो मेरी दुआ यही है, मेरी कोशिश यही है कि उसमें उसके लिए आसानी हो, उसमें उसके लिए उसके साथ दुआएं हों, उसको जन्नत में वो जगह मिले जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हो। आमीन आमीन आमीन। और अल्लाह ताला आपको भी सब्र दे। और आपने वाकई उसके लिए सदका जारिया का इंतज़ाम किया। ये फैसला भी एक मोहब्बत करने वाली माँ ही कर सकती थी कि ये आपने जो फैसला किया, ये उसकी आने वाली मंजिलें यकीनन आप सही कह रही हैं कि इस बात से तसल्ली होती है कि बहुत आसान होंगी अब, क्योंकि अब मैं उसके लिए इस दुनिया में तो रहा नहीं, मैं और तो कुछ कर नहीं सकती, लेकिन उसका जो आखिरी सफ़र और आखिरी सफ़र के बाद के जो मनाजिल हैं, मेरी अल्लाह से बहुत दुआ है और जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं उनसे भी मैं दरख्वास्त करती हूँ कि वो सब भी दुआ करें कि उसका वो सफ़र, वो जो आखिरी, जो हम जिसके बारे में सोचते भी नहीं हैं, वो सुल्तान के लिए बहुत आसान हो जाए, उसके वालिद के लिए, उसके ग्रैंड पेरेंट्स के लिए बहुत आसान हो जाए इंशाअल्लाह। और डॉक्टर मेहर अफरोज़ ये है हमारी हीरो, और हीरो इन द राइट सेंस ऑफ द वर्ड। डॉक्टर मेहर बहुत बहुत शुक्रिया, यू आर अ वेरी, बहुत शुक्रिया आप आई हैं। और वी ऑल नीड अ मोमेंट हेयर, ब्रेक ले रहे हैं। चीनी के बहरान पे हम बात करना चाहते हैं, क्योंकि चीनी का बहरान ख़त्म करने के लिए हुकूमत बज़ाहिर वो सब कुछ कर रही है जो कि मुमकिन है, मगर हालात फिर भी कंट्रोल में नहीं आ रहे। लाहौर, कराची समेत मुल्क के दीगर शहरों में चीनी की सप्लाई मुतासर है। सरकारी रेट यानी 173 रुपये किलो चीनी कहीं भी दस्तयाब नहीं है। जहाँ मिल रही है वहाँ हर दुकानदार का अपना रेट है। और अब मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुँचा है। तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान से अज़ खुद नोटिस लेने की दरख्वास्त कर दी है। और चीफ जस्टिस को लिखे गए ख़त में ये भी कहा गया है कि आदि शुगर मिलें जो हैं वो सियासतदानों की हैं, और ये सियासतदान हुकूमत में शामिल होकर ख़ुद को अरबों रुपए का फ़ायदा पहुँचाने वाली पॉलिसीज़ बनवाते हैं। बोझ आवाम पर पड़ता है, एहतसाबी इदारे खामोश हैं। अदालती कमीशन बनाकर तहकीकात की जाए। और ये हकीकत भी है कि बहुत सी शुगर मिलें सियासतदानों की या उनके रिश्तेदारों की या उनके बच्चों की हैं। इट इज़ ट्रू। चीफ जस्टिस क्या करते हैं वो तो बात की बात है, लेकिन हालात ये हैं कि किराना एसोसिएशन के सदर कहते हैं कि चीनी एक्स मिल रेट 165 रुपये जो है तो है, मगर शुगर मिल्स ने 178 रुपये यानी 13 रुपये ज़्यादा रेट मुकर्रर किया हुआ है। दुकानदार गिरफ्तारी के डर से 190 रुपये फ़ी किलो में भी चीनी बेच ही नहीं रहे हैं। राना एहसान अफजल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। राना साहब, इस पे पहले भी हमने सर हासिल गुफ्तगू की थी और हमें उम्मीद या तवक्को थी कि ये मसला हल हो जाएगा, लेकिन ये मसला हल नहीं हुआ। सो क्या हम ये कह सकते हैं, अब हम इस कंक्लूजन पे पहुंच गए हैं कि ये चीनी माफिया, वैसे तो हम इसको इंडस्ट्री पहले कहते थे, माफियाज वगैरह का लफ्ज़ इस्तेमाल करने से इज्तनाब बरतना चाहिए, लेकिन अपेरेंटली ये जो चीनी माफिया है ये हर एक से ताकतवर है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखें, बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो हमें जो रिपोर्ट्स आ रही हैं और इसको मॉनिटर किया जा रहा है, जो एक्समिल प्राइस है 165 रुपए की, वो भी इम्प्लीमेंट की जा रही है ऑल अक्रॉस पाकिस्तान। और चीनी के रेट्स जो 200 से तजावज़ कर गए थे, जो हमने सर्वे किया उसके अंदर 173 से 185 तक जो है ये रेट्स वेरी कर रहे हैं मुख्तलिफ सूबों के अंदर। और जो क्रैकडाउन किया गया है वो बड़ा एक मैसिव लेवल पे किया गया है। तकरीबन 28,000
वायलेशंस रिपोर्ट की गई प्राइसिंग के ऊपर शुगर की पंजाब में, और उसके ऊपर जो है तकरीबन 330 FIR जो हैं वो दी गई हैं, और 1700 बंदे हिरासत में जो पाए गए वायलेशन में चीनी के जो है वो होर्डिंग के अंदर, उनको गिरफ्तार भी किया गया है। तो इससे कीमतें एक तो नीचे आई हैं। देखिए, मैं फिर रिपीट करूंगा, ये स्कैंडल नहीं है, यहाँ आप प्राइसिंग का क्राइसिस है या शुगर की जो होर्डिंग है उसका इशू है। और मैं क्यों कह रहा हूं कि ये स्कैंडल नहीं है, क्योंकि मैंने आपको पिछली दफा भी बताया था कि जब एक्सपोर्ट की तो बिल्कुल नंबर्स वारंटी करते थे कि आप एक्सपोर्ट्स करें और शॉर्टेज नहीं होगी, लेकिन जो प्रोजेक्शंस थी इस चीज के बावजूद कि आपने 2% क्रॉप लैंड ज्यादा क्रॉप पे जो है शुगर केन लगाया, तो यील्ड्स कम आई। और ये यील्ड्स जो है सिर्फ पाकिस्तान में कम नहीं आई, ये इंडिया, बांग्लादेश, जहां भी ये इस रीजन में, खित्ते में शुगर उगाई जाती है, शुगर केन उगाई जाती है, वहां ड्यू टू क्लाइमेटिक रीजन, मौसमियाती तब्दीली की वजह से। चलिए, अब हल क्या है? आगे भी अगर हमारी ये प्रोजेक्शन गलत होती रही तो फिर हमारा ये सारा हिसाब किताब उल्टा पड़ सकता है। तो क्या हम प्रोजेक्शंस की बेस पे अब ये फैसला नहीं कर सकते कि शुगर इंपोर्ट करनी है या एक्सपोर्ट करनी है? रोज इस पे बात भी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि लिटरली हर साल यही सिचुएशन होती है। अब पहले जो हमने कहा है हम स्कैंडल, माफिया, ये वर्ड्स नहीं यूज करना चाहते, बट एक्चुअली इट्स अ रिपीट सीन एवरी ईयर। देखें, एक तो आप इसको अगर स्टडी करेंगे तो यील्ड्स कम जो हैं, अगर तो सिर्फ पाकिस्तान में हम दावा करते हैं कि कम हुई हैं तो बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे थे, लेकिन अगर ये इस पूरे खित्ते में ड्यू टू क्लाइमेटिक चेंजेस कम हुई हैं तो इट इज अ फैक्टर जो कि नहीं फैक्टर इन किया गया। और क्लाइमेटिक चेंजेस इतनी तेजी से हो रही हैं कि आपका राइस के क्रॉप पे भी यील्ड्स के अंदर कमी आई, और वो भी क्लाइमेटिक चेंजेस की वजह से कमी आई। तो बिल्कुल जो अगली प्रोजेक्शंस होंगी, और ये कोई रूटीन नहीं है कि ये हर साल हो रहा था या कोई ये, इट इज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी इवेंट कि इतनी यील्ड्स में जो है क्लाइमेट की वजह से कमी आई। और ये अगर आप पिछले सालों को अगर आप देखेंगे तो उसमें ये चीज मौजूद नहीं है। तो इस बेसिस पे मैं ये कह रहा हूं कि इट इज नॉट अ स्कैंडल, एक मौसमियाती तब्दीली की वजह से शॉर्टफॉल हुआ। अब हम उसको बाकी फिर पाकिस्तान में बदकिस्मती से होर्डिंग होती है, लोग प्रॉफिटेरिंग करते हैं, शॉर्टेज की खबरें फैला के लोग कीमतों को जायद करते हैं, उसके ऊपर हुकूमत एक्शन में आई। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की हिदायत पे पूरे पाकिस्तान भर में वायलेशन, जिस तरह मैंने आपको बताया कि सर आप ये कह सकते हैं यहाँ पे ऑन नेशनल टीवी के इस सारे मामले में किसी ने नाजायज मुनाफा नहीं कमाया या किसी को मुनाफा नहीं हुआ, और ये बस जो हीट की वजह से मसला पैदा हुआ उसी की वजह से हुआ सारा कुछ? मतलब there were people who were benefiting from all of this, ना? देखें, जब शॉर्टेज होती है या शॉर्टेज का तासुर दिया जाता है या होर्डिंग होती है तो मुनाफे तो कमाए जाते हैं, और उन्हीं मुनाफेखोरों के पीछे फाइन्स भी इंपोज किए जा रहे हैं, शुगर मिल्स के ऊपर भी फाइन इंपोज किए जा रहे हैं, जो लोग प्राइसिंग की वायलेशन में पकड़े जा रहे हैं उन पे FIR भी काटी जा रही हैं, उनको गिरफ्तार भी किया जा रहा है, और एक सख्त मॉनिटरिंग की जा रही है। तो ये हकायक हैं, और मैं फिर कहूंगा कि इसके ऊपर जो एक कमेटी तश्कील दे दी गई है जो होलिस्टिकली शुगर के सेक्टर को, उसकी डीरेगुलेशन को जो है उस पे रिकमेंडेशंस देंगे, और इस मामले को भी जो आज इस साल उठा है इसको भी बारीकी से मॉनिटर करके इसके ऊपर भी रिकमेंडेशंस। अच्छा राणा साहब, इस वक्त चीनी, अब क्योंकि लोग देख रहे हैं ऑब्वियसली, और अगर आप कह देंगे तो उनको भी पता होगा कि क्या एक्समिल प्राइस चल रही है, क्या रिटेल प्राइस चल रही है, ताकि कोई फिर दो राय ना होना, धोखेबाजी। हम तो अभी तक कराची में 190, 185, 190 तक ही ले रहे हैं, तो वो डायरेक्टिव अगर कुछ था तो वो यहाँ तक तो नहीं पहुंचा। 177 तो नहीं मिल रही। देखें, जो एक्समेल प्राइस है वो पाकिस्तान भर में 165 चल रही है, और आप दुरुस्त फरमा रही हैं कि जो रिटेल प्राइस है उसमें वेरिएशन है, 173 या 173 से ये शुरू होती है और 185 तक इसमें वेरिएशन है, और उसके ऊपर कार्रवाई हम कर रहे हैं, और हम कोशिश कर रहे हैं कि जो रिटेल प्राइस है उसको इम्प्लीमेंट किया जाए, वहाँ भी ये वेरिएशन ख़त्म हो। और उसके ऊपर मैंने आपको गिनवाई कि कितनी हज़ारों की तादाद में जो है वो वायलेशंस को रजिस्टर किया गया है, और उसकी बेसिस पे एक्शन लिया गया है, जिसमें FIR, गिरफ्तारियाँ और जो है अरेस्ट। और बल्कि आपके प्लेटफॉर्म से मैं ये कहूँगा कि जो लोग इस पे मुनाफाखोरी कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा, FIR भी दर्ज की जाएगी और उनकी गिरफ्तारियाँ भी की जाएंगी, और इंश्योर किया जाएगा कि ये प्राइस वेरिएशन खत्म हो। सर, इसमें शुगर मिल मालिकान जो जाहिर है सबसे पावरफुल तबका होता है इस सारी सप्लाई चेन में, उनके खिलाफ कितनी फीसद कार्रवाइयाँ हुई हैं, और बाकी आगे होलसेलर्स और रिटेलर्स के खिलाफ तो चले हो ही रही हैं कार्रवाइयाँ?
देखें, अगर कोई गिल्ट किसी का साबित होता है, कोई वायलेशन करता हुआ पकड़ा जाएगा, तो उसका फिर उसके मुताबिक एक्शन होगा। शुगर मिल्स के ऊपर भी अगर कोई गलती पाई गई है, उन पे भी जो है फाइन्स इंपोज किए गए हैं कानून के मुताबिक, और अगर वो ऐसी वायलेशन करेंगे कि उनके खिलाफ FIR रजिस्टर हो तो वो भी होगी। तो दिस इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस, हर लिहाज से देखा जा रहा है। लेकिन और होपफुली आगे से इन फैक्टर्स के बाद ही ये फैसला किया जाएगा मौसम को देखते हुए कि चीनी एक्सपोर्ट करनी है या नहीं करनी है। इसका भी हुकूमत को अच्छे से अब तो समझ में आ ही गई होगी। सर, एक और बात कर लेते हैं। आज है 5 अगस्त और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज की कोशिश कर रही है। रादर कॉल इट अ कोशिश अक्रॉस द कंट्री। कुछ लाहौर से खबरें आ रही थी, वहाँ पे पार्टी ज़राए का एक कहना है कि गिरफ्तार हुए हैं कारकुन। अगर ये अडियाला जेल इन सराउंडिंग में जमा होते हैं तो आप लोग करने देंगे इनको एहतजाज, या इस्लामाबाद पिंडी में एहतजाज करने पे पाबंदी है, या रादर इस्लामाबाद का ही आप बता दें? देखिए, बात ये, अगर आपने एहतजाज करना है तो उसको आपको पहले जो है डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को आपको इजाज़त लेनी होती है, लिखना होता है कि आप क्या करना चाह रहे हैं। अगर आपने रैली निकालनी है, आपने जलसा करना है, या आपने किसी भी पॉइंट के ऊपर एहतजाज करना है। अब अगर आपने ये नहीं किया और आपने ये तासुर दिया है कि पता नहीं हम क्या करने जा रहे हैं, और आपको लग पता जाएगा कि क्या होगा, और आप जो करने जा रहे हैं ना आप उसको बताते हैं, ना आप इजाज़त सीख करते हैं, तो फिर डेफिनेटली फिर हुकूमत जो है उसके मुताबिक अपनी तैयारी करती है, क्योंकि हुकूमत एक आम आदमी, आम शहरी की जिंदगी में खलल नहीं डलवाना चाहती। क्या राणा साहब तैयारी बता दें, फिर क्या तैयारी की हुई है, खासतौर पे अगर उन्होंने कोई ऐसी इजाज़त वगैरह NOC वगैरह नहीं ली, ना मांगी है, तो आपकी क्या तैयारी है? क्योंकि डेट तो आज की उन्होंने दी हुई है। तो देखिए, फिर डेफिनेटली अगर कोई वायलेशन करेगा तो उसको गिरफ्तार किया जाएगा, या ऐसी कोई चीज सामने आएगी कि कोई जो है कानून को हाथ में लेने लगा है या इजाजत के बगैर कोई चीज करने जा रहा है, तो फिर कानून के मुताबिक उस पर कार्रवाई होगी। यही तैयारी है, इसकी पूरी मुकम्मल तैयारी है हुकूमत की और सूबाई हुकूमतों की कि जो है कानून किसी को हाथ में नहीं लिया जाएगा, और इजाजत के बगैर अगर कोई सड़क ब्लॉक करेगा। देखिए, अगर पुरअमन तरीके से कोई आता है, एहतजाज अपना रिकॉर्ड कराता है और डिस्पर्स हो जाता है, तो आप उसको भी कानून हाथ में लेने के मुतरादिफ गर्दानेंगे कि इन्होंने इजाजत नहीं ली, मतलब इस्लामाबाद वो इजाजत होगी? इस्लामाबाद में घुसने के लिए भी, और अगर इकट्ठे हो जाते हैं और उसके बाद निकल जाते हैं, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। नहीं, देखें, अगर कोई ऐसी जगह पे कोई एहतजाज कर रहा है जहां कोई सड़क ब्लॉक नहीं हो रही, जहां कोई फ्लो ऑफ ट्रैफिक या लोगों का आमदोरफ्त में कोई मसला नहीं आ रहा, और तो वहां तो कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आप पुरअमन इसको कहते हैं कि आप सड़क ब्लॉक कर दें, तो ये तो पुरअमन नहीं है, क्योंकि लोगों ने अस्पताल जाना होता है, दफ्तर जाना होता है, स्कूल जाना होता है, और अगर उनका कोई रास्ता ब्लॉक करता है तो इसको आप पुरअमन नहीं कहते, आप उसको एक आम शहरी की राइट्स की वायलेशन कहते हैं। ऑलराइट राणा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। तो हम यही कहेंगे कि जो भी एहतजाज कर रहे हैं, राणा साहब ने बड़ा क्लियर कट बता दिया है कि अगर तो पुरअमन नहीं है, अगर कोई इरादे हैं, तो दे विल बी प्रॉम्प्टली अरेस्टेड एज वेल। पेशावर में तैयारी देखना चाहते हैं बिकॉज ऑब्वियसली आज एहतजाज का दिन भी है, और KP से ही बात, मतलब हम एक्सपेक्ट तो कर रहे हैं कि वहीं से बात स्टार्ट होगी। क्या तैयारी है? अरूबा इब्राहिम, नुमाइंदा GO न्यूज़ पेशावर से हमें ज्वाइन कर रही हैं। अरूबा, बताइएगा क्या तैयारी है, कुछ पॉइंट आउट करें लोकेशंस वगैरह जहां लोगों को कहा गया है कि वो इकट्ठे हों, क्या हो रहा है? जी, आज 5 अगस्त है और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में आज जानी PTI की रिहाई के लिए एहतजाज रिकॉर्ड किए जाएंगे। सबसे बड़ी रैली जो है वो पेशावर में होगी, जिसमें पेशावर और खैबर के कारकुनान शामिल होंगे, और इसकी क़ियादत खुद अली अमीन गंडापुर करेंगे। ये रैली जो है हैदराबाद की प्लाजा से शुरू होगी और रिंग रोड से होते हुए किला मलाए हिसार पर इख्तिताम पजीर होगी। रैली जिन रास्तों से गुजरेगी उन रास्तों पर जो है सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। इसके अलावा एहतजाज की तैयारियों के लिए बैनर्स और पोस्टर्स लगाए गए हैं। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर PTI के झंडे भी लगाए गए हैं। आम हुकूमत की जानिब से अभी तक जो है मुख्तसर इज्तिमा के लिए जो जगह है वो अनडिसाइडेड है। जिले इंतजामिया ने PTI को हिदायत दी है कि ऐसी जगह पर इज्तिमा ना करे जहाँ पर रोड बंदिश का खदशा हो।
इसके अलावा दिल्ली इंतजामिया ने पीटीआई को ये भी हिदायत की है कि स्पीचेस के दौरान जो है वो इश्तियाल अंगेज अल्फाज से गुरेज करे। सुबह भर में जो है ये एहतजाज रिकॉर्ड किया जा रहा है। ये एहतजाज जो है एक दिन पर मुश्तमिल है, ताहम जो तहरीक है वो तब तक जारी रहेगी जब तक बानी पीटीआई को रिहा नहीं किया जाएगा। अगर हम लोग मैदान सवाबी सदर की बात करें तो वहाँ के जो कारकुनान है वो सवाबी इंटरचेंज पर इकट्ठे होंगे और वहाँ पर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करेंगे। इसके अलावा जो नौशहरा और ममन के कारकुनान है वो जीटी रोड पर खैराबाद के मकाम पर इकट्ठे होंगे। लकी मरवत और तरह के लोग जो है वो इंडस हाईवे पर एहतजाज रिकॉर्ड करेंगे। बनू के कारकुन दुमेल रोड पर जमा होंगे। कोहाट के कारकुनान जो है वो पिंडी रोड, अदियार खान के लोग जो है वो यासी पेट रोड पर और जो हरीपुर के कारकुनान है वो पंजाब बॉर्डर के पास जमा होंगे और वहाँ पर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करेंगे। पेशावर में जो रैली होगी उसमें अली अमीन गंडापुर अपने खिताब में आगे का लाया अमल भी बयान करेंगे। जी, बहुत सी चीज़ें बेसिकली एडहॉक बेसिस पे ही हो रही हैं। ज़्यादा तो इंटरचेंजेस, जीटी रोड, मतलब इन जगहों का जिक्र किया। थैंक यू रूबा। और ऑफ कोर्स आगे क्या होना है वो सीएम केपी बाद में अनाउंस करेंगे, तो इसलिए कोई इतना एटलीस्ट सो फार या तो बिल्कुल ही बहुत ही हश हश किया हुआ है, कोई सो फार एज सच कोई प्लान नज़र नहीं आ रहा। कॉन्क्रीट चीज़ कोई कॉन्क्रीट चीज़ नहीं है। एज दे गो अलोंग लगता है कि हुकूमत की भी तैयारी, वो कह रहे हैं जी हम नहीं करने देंगे वैसे बहुत कुछ फायदा है बाकी सूबाई हुकूमतें और वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद और पिंडी पंजाब में पर्टिकुलरली। लेट्स टॉक अबाउट कराची नाउ। और कराची में ट्रैफिक के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए सिंध ट्रैफिक पुलिस बज़ाहिर काफ़ी सरगर्म नज़र आ रही है और पुलिस का दावा है कि ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों की निगरानी अब कैमरे करेंगे। पैसे दो जान छुड़ाओ वाला निज़ाम अब नहीं चलेगा, ना तकरार होगी और ना फरार होगा। पुलिस ट्रैफिक का नारा है कि अब जो है पूरा निज़ाम ये कंप्यूटराइज तरीके से चलेगा। जगह जगह नाकों पर शहरियों को परेशान भी नहीं किया जाएगा, शहरी उलझते भी दिखाई नहीं देंगे। जदीद कैमरों की मदद से जहाँ जहाँ है ना पेपरलेस सिस्टम के तहत चालान सीधा घर पर पहुँचेंगे। खिलाफ वर्जी की सूरत में तस्वीर बतौर सबूत आपके साथ अटैच होगी। लाहौर में चल भी रहा है बिल्कुल, फिर आप इसको कंटेस्ट भी ना कर पाएँ, जो कि ऑब्वियसली बहुत से लोगों को ये लगता है कि जी एम ही चलाना में दे दिया, हमने तो कुछ किया भी नहीं था। तो अब फोटो प्रूफ होगा। A great plan, but how would it be implemented? And where are the cameras? And when we don't have enough ample amount of cameras in the city. काशिफ मुश्ताक नुमाइंदा जियो न्यूज़ कराची हमारे साथ हैं। काशिफ, सबसे पहले बड़ी अच्छी प्लानिंग है, दुनिया में यही हो रहा है, लेकिन हमारे पास कैमराज आ गए हैं क्या, नस्ब भी हो गए हैं? ये जरा इसकी डिटेल तो दें। बिल्कुल हुआ, आपने बहुत अच्छा कहा कि ये एक अच्छी प्लानिंग है, मैं भी यही कहना चाह रहा था। लेकिन क्या ये प्लानिंग प्रॉपर हो सकेगी, क्या ये प्रोलॉन्ग हो सकेगी? देखिए, शहर में कैमरे होना एक अलग मसला है, लेकिन इसके साथ साथ एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो पॉइंट ये है कि एक गाड़ी, अगर मेरी गाड़ी अब्दुल्ला ने खरीद दी और वो मेरे नाम पर रजिस्टर्ड है, तो क्या अब्दुल्ला के पास उसका चालान आएगा? तो ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस शहर के अंदर लोगों के पास जो गाड़ियां हैं वो लोग गाड़ियां ट्रांसफर नहीं कराते। तो पहले तो एक ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि तमाम तर लोगों की गाड़ियां, जो शख्स यूज कर रहा है, फिर दूसरा एक और भी कॉन्सेप्ट है कि जो लोग किरायों पे रहते हैं उनके आर्जी पते या तो अपडेटेड नहीं होते या फिर उनके मुस्तकिल पते ही शनाख्ती कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस पे दर्ज होते हैं। तो उनको तो अब भेजते भी रहेंगे कहीं, तो वो चालान उन तक पता नहीं पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा। बिल्कुल, सेकंड पॉइंट ये है। फिर थर्ड पॉइंट पर हम आ जाते हैं कैमरे की बात कर। तो शहर में जो कैमरे, सेफ सिटी, पहले ही हम कराची शहर जो है वो बहुत पीछे है सेफ सिटी के अंदर। जो कैमरे लगाए भी गए हैं उनकी तादाद इंतहाई कम है। ये प्रोसेस, ये मैकेनिज्म बहुत अच्छा है, लेकिन इसको जो है वो टाइम टेकिंग बहुत है और इस टाइम टेकिंग के साथ साथ इसको इम्प्लीमेंट करना भी बहुत ज्यादा मुश्किल है। 2-3 पॉइंट हमने डिस्कस किया और इससे भी ज्यादा मुश्किल पॉइंट ये भी है कि अगर कोई शहरी रॉन्ग वे का इस्तेमाल करता है और कराची की किसी मेन सड़क से किसी गली के अंदर टर्न हो जाता है, तो क्या उसके लिए भी कोई कैमरा वहां मौजूद होगा? तो ऐसा नहीं है। जो मेन कैमरे लगाए गए हैं वो कराची की मेन सड़कों पर लगाए गए हैं और अभी उनकी तादाद इंतहाई कम है। अच्छा, एक तो तादाद होती है काशिफ और एक क्वालिटी होती है, मतलब उन कैमरों से चालान के साथ प्रूफ भेजना कि ये आपकी वायलेशन थी या आपने सिग्नल क्रॉस किया है, रॉन्ग वे पे आए हैं या व्हाटएवर इट माइट बी, मतलब दैट्स आल्सो अ वेरी बिग अंडरटेकिंग। ये सेफ सिटी वाले कैमरे की तस्वीरें ले रहे होंगे या उसके लिए ट्रैफिक पुलिस के अलग कैमरे होंगे? देखें, पहले तो जो इंतजामिया है या फिर ट्रैफिक पुलिस है उनकी जानिब से बताया जाता है कि जो सेफ सिटी के कैमरे हैं उन्हीं को इनके साथ जो है कनेक्ट किया जा रहा है। इसका तमाम तर मैकेनिज्म जो है वो सीपीओ के अंदर, आईजी ऑफिस के अंदर मौजूद होगा।
लेकिन अगर ये वही कैमरे इस्तेमाल भी करते हैं तो वही बात है कि इसमें एक तो तादाद बहुत ज्यादा कम है, फिर इसको कनेक्ट करना एक बहुत बड़ा मसला है कि उसको कनेक्ट कैसे किया जाएगा। देखिए, शहरियों ने अपनी मदद ताब के तहत भी शहर के अंदर बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां कैमरे लगाए गए हैं, तो सवाल ये पैदा होता है क्या उन कैमराज को भी जो है वो कनेक्ट किया जाएगा। जैसे डीएचए के बहुत सारे इलाके हैं, नाजमाबाद के बहुत सारे इलाके हैं जहां जो है वो शहरियों ने अपनी मदद ताब के तहत जो है वो कराची के मुख्तलिफ बिल्कुल बेसिकली सवाल ये है कि क्या ये इंटीग्रेट किए जाएंगे कि नहीं किए जाएंगे। कितने होंगे? वन थिंग जी, क्या पूछा आपने? जुर्माने कितने होंगे भाई? जुर्मानों की अभी तो इनिशियली जो जुर्माने रखे गए हैं वही बताए जा रहे हैं, लेकिन डीआईजी ट्रैफिक की जानिब से कहा जा रहा है कि आगे चल के जुर्माने बढ़ाए जाएंगे। शुक्रिया आपका। That is it and we're going to see you tomorrow. Have a great day.